हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने ये सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट करी है बच्चों, और मॉडर्न फिजिक्स की ईएलपी नंबर 1 ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे ईएलपी नंबर 2 की, और इसका टॉपिक है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जनरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइए आज ईएलपी नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अपने सारे डाउट आप इस सॉल्यूशन सीरीज के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। चलिए बच्चों जल्दी से शुरू करते हैं ईएलपी नंबर 2। आइए पहला सवाल आप देख सकते हैं बच्चों, एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है जिसका वर्क फंक्शन आपको दे रखा है 2eV। तो सबसे पहले जो गिवन है उसे लिखिए। वर्क फंक्शन आपको दे रखा है 2eV। ठीक है सर, वर्क फंक्शन दे रखा है 2eV। पूछा क्या है? मैंने आपको हमेशा कहा है कि क्वेश्चन पढ़कर गिवन क्या है और पूछा क्या है जरूर टेबल बनाइए। पूछा हमसे है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताइए और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताइए। अब आपको फाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक होता है फाई बराबर एच न्यू नॉट। अगर आपको एच न्यू नॉट यूज करना है तो फाई यहां जूल में होना चाहिए, जबकि दिए गए क्वेश्चन में बच्चों फाई किस में है? ईवी में। मैंने आपको क्लासरूम में एक फॉर्मूला और बताया है ईवी का। फाई बराबर 4.1 इंटू 10⁻⁻15 न्यू नॉट ईवी। बस अब आपको फाई दे रखा है, फाई रख दीजिए 2। 4.1 इंटू 10⁻⁵ न्यू नॉट। न्यू नॉट के लिए सॉल्व कर लीजिए। 2/4.1 इंटू 10⁻⁻15। 2 और 4 लगभग आप इसको 2 मान लीजिए। 1/2 कितना हो गया? 0.5 इंटू 10⁻15, जिसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों? 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड में आपसे क्या पूछा है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो वही बात, अगर जूल में होता आशीष सर तो हम लगाते फाई बराबर SC बाय लैम्डा नॉट, पर बच्चों यहां तो ईवी में है ना, तो ईवी में क्लास में बताया है ना 12,400 अपॉन लैम्डा नॉट। जल्दी से कमेंट बॉक्स में भी बताते जाइए करें कि भैया हमने ये फॉर्मूला क्या क्लास में पढ़ा है, क्या आपको याद है? अगर आपको याद है तो बिल्कुल आप यस कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे याद है। अगर फाई जूल में है तो SC बाय लैम्डा नॉट लगेगा, और अगर फाई ईवी में है तो 12,400 बटे लैम्डा नॉट। इस फॉर्मूले की एक खासियत और है कि लैम्डा नॉट को हमेशा किस में रखना होता है? एंगस्ट्रॉम में रखो। तो फाई दे रखा है 2, 12,400 लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट आ जाएगा 12,400 बटे 2, बोले तो 6,200 एंगस्ट्रॉम। बोलिए आसान सवाल है। सवाल करने के बाद जरूर क्वेश्चन को रिव्यू करिए कि इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा। तो हमने 2 फॉर्मूले सीखे। वर्क फंक्शन का एच न्यू नॉट, ये कब लगाएंगे? जब वर्क फंक्शन किस में हो? जूल में। अगर वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये लगाइए। फाई बराबर SC बाय लैम्डा नॉट, इससे फाई किस में मिलेगा? जूल में। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो ये लगाइए। इस फॉर्मूले की खास बात क्या है? लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉम में रखा जाएगा, और अगर लैम्डा नॉट अननोन है तो एंगस्ट्रॉम में ही मिलेगा। बताइए क्या क्वेश्चन 1 क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। आपको दे रखा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो लैम्डा नॉट आपको दे रखा है 6,800 एंगस्ट्रॉम, और आपसे वर्क फंक्शन पूछा है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन भी देख लीजिए। ऑप्शन किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक बार अपने आप से बात करें कि सर ईवी में है और लैम्डा भी दे रखा है, तो इसका मतलब ईवी वाला फॉर्मूला लैम्डा वाला फॉर्मूला लगाइए। कौन सा वाला? फाई बराबर 12,400 अपॉन लैम्डा नॉट। बोलिए हाँ है क्या? इस फॉर्मूले में हमेशा बताइए लैम्डा नॉट किस में रखा जाएगा? एंगस्ट्रॉम में। और बच्चों क्वेश्चन में भी लैम्डा नॉट किस में गिवन है? एंगस्ट्रॉम में ही तो गिवन है। बहुत अच्छी बात है। फिर तो 12,400 बटे लैम्डा नॉट 6,800। अब आप देखिए थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लीजिए। अगर ये 60 होता, अगर डिनोमिनेटर में 60 होता तो 120 बटे 60 कितना होता? 2।
पर ये 60 से ज्यादा है तो आंसर 2 से हल्का सा कम आएगा, तो आंसर आएगा आपका 1 पॉइंट ईवी। ऑप्शन नंबर 1। और क्वेश्चन को जरूर रिव्यू करें कि इस क्वेश्चन ने हमें क्या सिखाया। इस क्वेश्चन हमें सिखाया वर्क फंक्शन का फॉर्मूला। एक एक टर्म बताइए। फाई क्या बता रहा है? वर्क फंक्शन। ओके सर। लैम्डा नॉट क्या बता रहा है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अरे बोलो, लैम्डा नॉट क्या बता रहा है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसको कभी कभार कट ऑफ वेवलेंथ भी कहा जाता है, इसको कभी कभार मैक्सिमम वेवलेंथ भी कहा जाता है। तो जो क्वेश्चन में दे रखा हो उस हिसाब से आपको याद आना चाहिए। और इस फॉर्मूले की खास बात क्या है? लैम्डा नॉट को एंगस्ट्रॉम में ही रखा जाएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पढ़िए एक बार सभी लोग। वर्क फंक्शन आपको दे रखा है और आपसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब कट ऑफ वेवलेंथ, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो बताइए, वापस वही फॉर्मूला लगा दें? अब तो तीसरी बार में आपको याद हो गया होगा। फाई बराबर 12,400 अपॉन लैम्डा नॉट। आपको क्या दे रखा है? वर्क फंक्शन दे रखा है 4 ईवी। सही बात है। तो वर्क फंक्शन रख दीजिए 4, 12,400 अपॉन लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट बराबर 12,400 बटे 4, 4 का पहाड़ा पूरा पूरा जाएगा 3,100 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन देखिए एंगस्ट्रॉम में नहीं है, तो ये भी वैसे सही है, ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर नैनोमीटर में है तो 3,100 एंगस्ट्रॉम को क्या लिख सकते हैं? 310 नैनोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 310 नैनोमीटर बोले तो ऑप्शन नंबर 3। बोलो क्लियर है क्या? आसान सवाल है, आशा करता हूं आपने कर भी लिया होगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 ये AIEEE में आ चुका है, पुराना क्वेश्चन है PYQ का, AIEEE का। सोडियम और कॉपर का वर्क फंक्शन आपको दे रखा है। सोडियम का वर्क फंक्शन आपको दे रखा है कितना? सोडियम को मैंने Na लिख दिया 2.3 EV। और आपको कॉपर का वर्क फंक्शन दे रखा है कितना? 4.5 EV। और आपसे पूछा गया है इनकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का रेशियो बताओ। तो लैम्डा नॉट ऑफ Na और लैम्डा नॉट ऑफ कॉपर, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। गिवन क्या है? दोनों के वर्क फंक्शन दे रखे हैं और आपसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का रेशियो पूछा गया है। तो सबसे पहले फाई का फॉर्मूला याद करो बच्चे। फाई बराबर SC बाय लैम्डा नॉट। बोलो हाँ है क्या? फाई बराबर SC बाय लैम्डा नॉट। तो मुझे लैम्डा नॉट का फॉर्मूला क्या बना? SC बाय फाई। बोले तो लैम्डा नॉट फाई के क्या है? इनवर्स। अब मुझे क्या चाहिए? लैम्डा नॉट सोडियम बटे लैम्डा नॉट ऑफ कॉपर। जल्दी से बताओ। लैम्डा फाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा फाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर यहां सोडियम कॉपर आ रहा है, तो अगर सोडियम ऊपर है तो सोडियम का वर्क फंक्शन नीचे और कॉपर का वर्क फंक्शन ऊपर। कॉपर का कितना दे रखा है? 4.5, सोडियम का 2.3। आपसे पूछा है नियरेस्ट बताइए। तो अगर मैं इसको 4.6 मान लूं, अगर मैं इसको 4.6 मान लूं तो ये लगभग पूरा 2 बार जाएगा। आंसर आ जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर 3। बोलिए क्लियर है क्या? तो फॉर्मूला मेरे हिसाब से लगभग 4 बार यूज हो गया है, अब तो आपको याद ही हो गया होगा। फाई बराबर SC बाय लैम्डा नॉट। मॉडर्न फिजिक्स एक आसान और स्कोरिंग टॉपिक है। हर साल लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बच्चों इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। नीट 2024 में भी मॉडर्न फिजिक्स से 5 क्वेश्चन आए। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें, इसके क्लासरूम नोट्स अच्छे से बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, और जो हम ELP आपको ऑफलाइन क्लासरूम में प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हीं के ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो जब जब आप रिवीजन करें, किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो ये सॉल्यूशन सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है बच्चों। साथ ही साथ इस वीडियो के साथ मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा मॉडर्न फिजिक्स की ELP पूरी,
आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़िए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है, वेवलेंथ आपको दे रखी है 4000, वर्क फंक्शन दे रखा है 1.1, ठीक है, और आपसे पूछा गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए, रेंज बताइए। तो पहले डायग्राम से थोड़ा सा चीजों को बनाइए। एक मेटल है, फोटॉन्स आ रहे हैं, इन फोटॉन्स की वेवलेंथ आपको दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम। कितनी दे रखी है? 4000 एंगस्ट्रॉम। तो स्टेप नंबर 1 हमें क्या करना चाहिए? जो लाइट है, जो फोटॉन्स आ रहे हैं, पहले उनकी क्या निकाल लीजिए, एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए। पहले उनकी क्या कर लीजिए, एनर्जी कैलकुलेट कर लो, कितनी एनर्जी के फोटोन आ रहे हैं। जरा देखिए, आपको वर्क फंक्शन किस में दे रखा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो मतलब हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चाहिए होगी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 12400 अपॉन लैम्डा नॉट। ध्यान दीजिए, बार बार मैं आपको कह रहा हूं, इस फॉर्मूले में लैम्डा नॉट को हमेशा एंगस्ट्रॉम में ही रखना पड़ता है। तो 12400 अपॉन लैम्डा नॉट कितना है? 4000। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.1 EV। इसका मतलब मैं डायग्राम को अगर फिर से बनाऊं तो कुछ इस तरह से कहानी होगी। मेटल का वर्क फंक्शन है 1.1 EV, और जो फोटॉन्स आ रहे हैं, जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी हो गई बताइए? 3.1। बताइए क्या ये बात ओके है? मैंने क्या किया, जो लाइट, जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे थे, उन फोटॉन्स की क्या निकाल ली? एनर्जी निकाल ली। अब बिल्कुल आइंस्टीन इक्वेशन लगाइए, बताइए क्या होता है आइंस्टीन? निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर E माइनस फाई। E कितना है? 3.1, फाई कितना है? 1.1। तो बताइए के ई मैक्स आ गया कितना? 2 EV। और मैंने आपको क्लास में भी समझाया है, अगर आपको के ई मैक्स पता है तो मुस्कुराइए, आपको वी नॉट भी पता है, क्योंकि के ई मैक्स से वी नॉट निकालना तो बहुत आसान है। के ई मैक्स बराबर ई वी नॉट, 2 EV बराबर ई वी नॉट। तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ गया? 2 वोल्ट। तो एक तो आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, ये आंसर आ गया। और आपसे पूछी है रेंज बताइए, इंपॉर्टेंट है रेंज, ये भी अपने आप में एक सवाल है। ये ध्यान से सुनिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उन सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है। इनकी एक रेंज होती है 0 से लेकर के ई मैक्स तक। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के ई मैक्स तक। तो बताइए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 2 EV। तो पूरा आंसर क्या आएगा? ध्यान से सुनिएगा, पूरा आंसर आएगा बच्चों, एक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का आंसर है जो कि 2 वोल्ट आएगा, और रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगा। रेंज पूछा है आपसे, रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो मिनिमम आएगी कितनी? जो के ई मिन है वो तो आएगी 0, और के ई मैक्स आएगी 2 EV, और के ई मैक्स 2 EV है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बता सकते हैं कितना आएगा? 2 वोल्ट। तो अच्छा प्रश्न है, आपको आना चाहिए। क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट यूज आए हैं वो देखिए। पहले तो फोटोन की आपने एनर्जी निकाल ली 12400 अपॉन लैम्डा नॉट से, फिर क्या लगा लिया? आइंस्टीन की इक्वेशन लगा ली, फिर क्या लगाया? के ई मैक्स बराबर ई वी नॉट। काफी सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज आ रहे हैं, तो आपको इसे रिवीजन के कैटेगरी में डालना चाहिए और इसे जरूर बाद में फिर से रिवाइज करना चाहिए। बोलिए आगे बढ़ें क्या? चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्लास में पढ़ाते समय हम काफी बार आपको बताते भी हैं। एक होता है इंटेंसिटी फैक्ट, एक होता है फ्रीक्वेंसी फैक्ट। और आपको बताया भी था कि जब हम इंटेंसिटी फैक्ट की बात करते हैं तो कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट। फिर आपको सिखाते थे अगर हम जब इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो आने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगी। कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, पूरा याद रखिएगा। और देखिए ध्यान से, अगर आप ऑब्जर्व करें तो बी और सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है,
बी और सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो मैं यहां ग्राफ से जो ऑब्जर्वेशन मुझे मिल रही है मैं उसको राइट डाउन कर रहा हूं। पहला, बी और सी का बच्चों क्या सेम है? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। बी और सी का बच्चों क्या सेम है? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। बात नंबर 1। और बताइए क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है? सर, ए और बी की जो सैचुरेशन करंट है वो सेम है। बहुत बढ़िया। क्या लिखेंगे बताइए? दूसरा ऑब्जर्वेशन, ए और बी की क्या सेम है? सैचुरेशन करंट सेम है। बोलिए, क्लियर है बात? ये तो मुझे ग्राफ से ऑब्जर्वेशन मिला। अब फिजिक्स लगा लीजिए। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब है बी और सी की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर। पहला आंसर। दूसरा आंसर बताइए, ए और बी की करंट सेम है, इसका मतलब है ए और बी की इंटेंसिटी सेम होगी, क्योंकि करंट किस पर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पर। करंट सेम है, सैचुरेशन करंट, तो इंटेंसिटी भी सेम होगी। ध्यान से देखिए बात कहां लिखी हुई है। ए एंड बी विल हैव सेम इंटेंसिटी। ए और बी की इंटेंसिटी सेम है, बिल्कुल सही बात है। बी और सी की फ्रीक्वेंसी सेम है, बहुत सही। बढ़िया सवाल है, अच्छे से आपको इसको फिर से सुनना चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है। ध्यान दीजिए, जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो ध्यान दीजिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है। इंटेंसिटी इफेक्ट में इंटेंसिटी को बढ़ाने पर करंट बढ़ती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। वैसे तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्लास में भी हम आपको एक ग्राफ बनवाते हैं, आपको सीधा याद होना चाहिए, और अगर आपको डिराइव भी करना है तो आइंस्टीन इक्वेशन से तुरंत बताया भी जा सकता है। के ई मैक्स बराबर ई माइनस फाई, ई की जगह लिख दीजिए एच न्यू, तो ये आ गया आपका के ई मैक्स। ठीक है, अब इसकी तुलना करा दीजिए y बराबर एम एक्स प्लस सी से। y की जगह के ई मैक्स, स्लोप कितना? h, और इंटरसेप्ट कितना? माइनस। तो स्लोप है पॉजिटिव और इंटरसेप्ट है माइनस। दोनों बात चेक कर लीजिए, स्लोप पॉजिटिव चाहिए और इंटरसेप्ट माइनस चाहिए। इस तरह से ग्राफ आएगा। और ये बताइए क्या कहलाएगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर नीचे फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बताइए? थर्ड ऑप्शन सही है। और ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? न्यू नॉट। बोलो, क्लियर है क्या बच्चों? आसान सवाल था, ये आपको एज अ रिजल्ट भी याद होना चाहिए। एज अ रिजल्ट आपको याद कर लेना चाहिए। इसकी स्लोप भी पूछी जा चुकी है। इसकी स्लोप क्या देती है? प्लैंक कांस्टेंट। एनसीईआरटी में एक सवाल भी है, तो आप इसको एज रिजल्ट भी याद कर सकते हैं कि इस ग्राफ की स्लोप आपको क्या देगी? प्लैंक कांस्टेंट। आइए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। बिल्कुल सेम ग्राफ है। वो ग्राफ था के ई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी में, और ये ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी में। तो के ई मैक्स आया था ई माइनस फाई, के ई मैक्स की जगह लिखे हैं ई वी नॉट, ई की जगह लिखे हैं एच न्यू, ई से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा एच बाई ई न्यू फाई बाई ई। अब तुलना कराइए y बराबर एम एक्स प्लस सी से। इसका जो स्लोप देता है बताइए वो क्या देता है? h बाई ई। ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ का स्लोप क्या देता था? h, जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी में ग्राफ खींचेंगे तो ध्यान दीजिए इस ग्राफ का स्लोप क्या देता है? h नहीं देता, इसका स्लोप क्या देता है? h बाय ई। बहुत काम की बात है। और ध्यान से देखिए, जो स्लोप है h बाई ई
वो तो कांस्टेंट रहेगा। एच प्लैंक कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो आप किसी भी मेटल के लिए एक्सपेरिमेंट करिए, हमेशा इस ग्राफ का स्लोप तो एच बाई ई रहेगा। इसका मतलब ये स्लोप मेटल पे डिपेंड नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए ये थ्रेशोल्ड कहलाता है, तो ये ए का थ्रेशोल्ड है और ये बी का थ्रेशोल्ड है। तो बताइए किसका थ्रेशोल्ड कम है, किसका थ्रेशोल्ड कम है? साफ साफ आपको दिख रहा है ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है तो ए का वर्क फंक्शन भी कम होगा, ए का वर्क फंक्शन कम होगा, बी का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब ऑप्शन आप पढ़ लेते हैं, क्या पूछा है? वर्क फंक्शन पूछा है, तो ए का कम है और बी का ज्यादा है, तो ए का स्मॉलर है देन दैट ऑफ बी। बिल्कुल सही बात है, ये सही आंसर है, क्योंकि ए का वर्क फंक्शन कम है और बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है। और मैंने ये पॉइंट आपको और बता दिया, इसकी जो स्लोप है वो मेटल पर डिपेंड नहीं करती। ऐसा क्वेश्चन भी आपको मॉड्यूल में पीवाईक्यू पेपर में मिलेगा। इसकी स्लोप सभी मेटल्स के लिए क्या रहती है? कांस्टेंट। बोलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आइए अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वही वाली बात आ गई जो हमने अभी पढ़ी थी। ग्राफ किसके बीच में खींचा गया है? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ग्राफ किसके बीच में खींचा गया है? के ई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी। बताइए जल्दी से, इसका स्लोप क्या देता है? एच। कंफ्यूज मत होइए, के ई मैक्स वाले का स्लोप एच देता है, जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो इसका स्लोप देता है एच बाय ई। ठीक है, पहली बात। दोनों ही सभी मेटल के लिए क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो आपसे यही पूछा है कि स्ट्रेट लाइन है, इसका जो ग्राफ है, और स्लोप बताइए। स्लोप के बारे में कमेंट करिए। तो स्लोप मेटल पे डिपेंड नहीं करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, स्लोप सभी मेटल के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो आंसर आ जाएगा 4। स्लोप इज सेम फॉर ऑल मेटल्स। सभी मेटल के लिए स्लोप सेम रहेगा और इंटेंसिटी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। सभी के लिए, सभी मेटल्स के लिए स्लोप सेम रहेगा। बोलिए क्या ये बात ओके है? क्या आगे बढ़े? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए। चलिए सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो संबंध है ना, वो इसका संबंध है किससे? अपने ईएलपी नंबर 1 फोटोन थ्योरी से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फोटोन्स दे रखे हैं। अगर आपको याद है तो नंबर ऑफ फोटोन्स का पर सेकेंड का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता था, n बराबर पी लैम्डा बाय एच सी। n बराबर पी लैम्डा बाय एच सी, याद करिए। यहां से आपको लैम्डा मिलेगा। इस सवाल की खासियत यही है, आपको मेटल पर जो फोटोन गिर रहे हैं, मेटल का वर्क फंक्शन आपको दे रखा है कितना? 1.9। मेटल पर जो फोटोन दे रखे हैं भैया, उसकी एनर्जी गायब है ना, उसका लैम्डा भी नहीं दे रखा। तो ये जो डेटा दे रखा है फोटोन पर सेकंड का, बच्चों इस डेटा से क्या निकल कर आएगा? इस डेटा से निकल कर आएगा आपका लैम्डा। तो पहले लैम्डा निकाल सकते हैं। एन कितना दे रखा है बताइए? एन दे रखा है आपको 8 इंटू 10 की पावर 15। पी कितना दे रखा है? पावर 5 मिलीवॉट, तो 10 की पावर -3 हो गया। एच सी मैंने आपको बताया, एच सी स्टैंडर्ड होता है 2 इंटू 10 की पावर -25। 2 इंटू 10 की पावर -25, तो लैम्डा निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 15, 2 इंटू 10 की पावर -25 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 की पावर -3। तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 16/5 बोले तो 3.2, और ऊपर पावर ले जाएंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 3200 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो डेटा गिवन है, इसका टारगेट था
किसी तरह उन फोटॉन्स की क्या निकाल ली जाए, वेवलेंथ। बताइए क्या ये बात ओके है क्या? आपको जो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड दे रखे थे, इस जानकारी से आपको आने वाले लाइट की क्या मिल गई, लैम्डा मिल गया। बस अब तो हम फोटोन्स की क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। फोटोन की एनर्जी निकाल लीजिए, 12,400 अपॉन लैम्डा। तो 12,400 बटे लैम्डा, लैम्डा कितना है साहब, 3,200 एंगस्ट्रॉम। ये 0 से 0 कटा, इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, 30 होता तो 4 आता, 30 से थोड़ा सा ज्यादा है तो 4 से थोड़ा सा कम आएगा, 3.8 आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब मैं लगाऊंगा आइंस्टीन इक्वेशन। सवाल बढ़िया है। आइंस्टीन इक्वेशन क्या कहता है, के ई मैक्स बराबर ई माइनस फाइव, आने वाले फोटॉन्स की एनर्जी 3.8, वर्क फंक्शन 1.9। तो बताइए के ई मैक्स कितना आ गया, 1.9 ईवी। और अगर के ई मैक्स पता है तो मुस्कुराइए, आपको वी नॉट भी पता है। अगर के ई मैक्स पता है तो मुस्कुराइए, आपको वी नॉट भी पता है। तो वी नॉट आ गया आपका 1.9 वोल्ट। बोलिए क्या ये बात ओके है क्या? अच्छा सवाल था। फोटोन थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट यूज आया है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ईएलपी नंबर 1 में इस पर बेस 4 से 5 क्वेश्चन थे और ये बहुत फेमस रिजल्ट है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, पी लैम्डा बाय एच सी। अच्छा सवाल है और इसे आपको रिवीजन वाले कैटेगरी में डालना चाहिए और इसको फिर से रिवाइज करना चाहिए। अच्छा सवाल है। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपको एक मेटल है, उसका वर्क फंक्शन दे रखा है, लिखा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है पर यूनिट दे दी ईवी। अगर यूनिट ईवी है इसका मतलब है वर्क फंक्शन गिवन है। कई बच्चे परेशान होते हैं, सर लिखा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, फिर आपने वर्क फंक्शन कैसे लिख दिया? तो सबसे पहले आपको यूनिट से देखिए, ईवी किसकी यूनिट होती है, ईवी किसकी यूनिट होती है, वर्क फंक्शन की। थ्रेशोल्ड का मतलब है वर्क फंक्शन से संबंधित ऊर्जा, वर्क फंक्शन से संबंधित ऊर्जा, इसका मतलब है फाई दे रखा है। फिर आपको क्या दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दे रखा है 5 वोल्ट। अच्छा उल्टा याद करिए, अगर के ई मैक्स पता है तो मुस्कुराइए, स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है तो मुस्कुराइए, के ई मैक्स पता है, कितना आ गया 5 ईवी। तो साहब के ई मैक्स आ गया, 5 आ गया। अब पूरे चैप्टर में एक ही रियल हीरो है जिसे बोलते हैं अपन आइंस्टीन इक्वेशन। के ई मैक्स बराबर ई माइनस फाइव, के ई मैक्स कितना है 5, ई पता नहीं, फाइव कितना है 6.2, तो आपका ई आ जाएगा 11.2 ईवी। पर मुझसे ई नहीं पूछा, मुझसे पूछा ये जो फोटॉन्स जिस एनर्जी के आ रहे हैं उन फोटोन की वेवलेंथ किस रीजन में लाई करेगी। तो किस रीजन में लाई करेगी, जब तक हमें वेवलेंथ नहीं पता होगी तब तक हम वो रीजन सेलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल, अगर लैम्डा 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आ जाता तो हम बोलते विजिबल रीजन है। तो अब आपको इस एनर्जी की सहायता से, इस एनर्जी की सहायता से हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, लैम्डा को कैलकुलेट करना पड़ेगा, लैम्डा को कैलकुलेट करना पड़ेगा और लैम्डा आ जाएगा, फिर अपन रीजन बता देंगे। तो बताइए ईवी में है तो स्वाभाविक है जब जब ईवी में होता है तो एक ही फॉर्मूला होता है 12400 बटे लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉम में रखा जाएगा, ई है आपका 11.2। इसको आप सॉल्व करोगे तो आता है लगभग 1100 एंगस्ट्रॉम, और 1100 एंगस्ट्रॉम की रेंज बच्चों कौन से में होती है, यूवी रीजन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम आपको पूरा चार्ट बनवाते हैं, वहां से आपको पता चलेगा 1100 एंगस्ट्रॉम कौन से रीजन में लाई करता है, यूवी रीजन में लाई करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो अच्छा सवाल था, इसमें आपको यह पूछा गया था कि जो फोटॉन्स आ रहे हैं, जो उनकी एनर्जी है, जो उनकी वेवलेंथ है, वो किस रीजन में लाई करती है। तो पहले आपको लैम्डा निकालना पड़ेगा,
उसके बाद आपको पता चलेगा कि उसका रीजन क्या है। बढ़ें क्या आगे? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन भी बड़ा बच्चों शानदार है, पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है 200 नैनोमीटर की तो वेवलेंथ के फोटोन आ रहे हैं। स्टेप नंबर 1, डायग्राम बना के कोशिश करिए। डायग्राम बना के कोशिश करिए। ये मेटल है, इसमें जो रेडिएशंस आ रहे हैं इनकी वेवलेंथ है 200 नैनोमीटर। बोले तो क्या 2000 एंगस्ट्रॉम बोल दूं क्या? 2000 एंगस्ट्रॉम बोल दूं क्या? ठीक बात है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप इनकी एनर्जी निकाल लो। कितनी आएगी बताओ? 12400 बटे लैम्डा। तो 12400 बटे लैम्डा 2000, बोले तो कितना हो जाएगा? 6.2 ईवी की तो एनर्जी आ गई। स्टेप नंबर 1, वर्क फंक्शन कितना दे रखा है? 4.5। ठीक है साहब, फिर डायग्राम बनाइए। फोटोन कितने के आ गए? 6.2 ईवी के, और वर्क फंक्शन कितना है? 4.5। तुरंत आइंस्टीन इक्वेशन लगा दीजिए। आइंस्टीन इक्वेशन क्या कहती है बताइए? के ई मैक्स बराबर ई माइनस फाइव। एनर्जी कितनी आ रही है? 6.2, वर्क फंक्शन है 4.5। बताइए कितना हो जाएगा? 4.5 और 1.5, 1.5 तो 6 होगा, और 0.2 पर है तो 1.7 हो जाएगा। ये तो के ई मैक्स है, और के ई मिन कितना होता है? 0। ये तो एक नॉर्मल सवाल होता जो हमने अभी पहले भी सॉल्व किया था। यहां तक तो कहानी वही थी, पर अब इस सवाल में हल्का सा ट्विस्ट है। कलेक्टर पर आपने +2 वोल्ट लगा रखा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको डायग्राम से बात समझाना चाहता हूं। ये आपका एमीटर, ये आपका कलेक्टर, यहां आपकी लाइट आ रही है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी मिनिमम एनर्जी है 0 और मैक्सिमम एनर्जी है आपकी 1.7। अब आपने +2 वोल्ट कलेक्टर पे लगा रखा है, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। कलेक्टर पर +2 वोल्ट है तो कलेक्टर क्या करेगा? उन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, क्योंकि कलेक्टर पर प्लस पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, तो इसके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। 2 वोल्ट का मतलब ये कितना वर्क डन करेगा? 2 ईवी का वर्क डन करेगा। मतलब हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में 2 ईवी का इजाफा हो जाएगा। इसलिए अब ध्यान से देखना, जो के ई मिन है, जो पहले 0 थी, कलेक्टर के +2 वोल्ट के कारण इसके 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी में इजाफा हो जाएगा। जो मैक्सिमम एनर्जी बच्चों 1.7 थी, इसमें भी 2 ईवी का इजाफा होगा, तो ये हो जाएगा 3.7 ईवी। बहुत शानदार सवाल है, आपको आना चाहिए। ये एक पुराना सवाल है, स्टैंडर्ड। अब इस क्वेश्चन में नया क्या? इस क्वेश्चन में नया क्या है? नया यही है कि जो कलेक्टर है उस पे आपने +2 वोल्ट लगा रखा है। ये इलेक्ट्रॉन है, कलेक्टर प्लस, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस, तो कलेक्टर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है क्या? जल्दी से बताइएगा। एक अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, ये भी बच्चों बहुत पॉपुलर सवाल है। नीट में इस तरह का सवाल 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। मैंने भी ईएलपी में इस तरह के लगातार 2 से 3 सवाल दिए हैं, ताकि आपको ये प्रोफाइल बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। नीट में आ रखा है, जेई मेन में 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोफाइल है, तो आपको ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए और आसान भी है। क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो मटेरियल की है बच्चों वो है F0। ठीक है सर, ये F0 ठीक है। एक बार जो फोटोन आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है 2F0, और एक बार आ रहे हैं उस समय इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5F0। ये है केस 1, ये है केस 2। दोनों केस में मेटल वही है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों केस में सेम है।
यहां जो इलेक्ट्रॉन निकला इसकी जो स्पीड है वो v1 है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो v2 है। आपसे इसी v1 बाई v2 का क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है। डायग्राम बनाने से हमें सिचुएशन और क्लियर हो जाती है और बेहतर हम उसको समझ पाते हैं। अब सबसे पहले आप आइंस्टीन इक्वेशन लगा दीजिए और 2 बार लगा दीजिए, मजा आ जाएगा। के ई मैक्स बराबर ई माइनस फाइव, पहली बार लगाइए, एनर्जी की जगह एच न्यू, न्यू नहीं 2f0, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट होता है। यहाँ कोने में फॉर्मूला लिख देता हूँ जो हमें याद होने चाहिए। वर्क फंक्शन का एच न्यू नॉट पर थ्रेशोल्ड f0 है, और फोटोन की एनर्जी का क्या होता है, एच न्यू, ये हमें याद होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 2hf0 माइनस hf0 हो जाएगा। ये हो गया आपका k1 मैक्स। ठीक है साहब, वापस इसमें लगाइए आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन इस चैप्टर का बच्चों रियल हीरो है। 80% सवाल तो आइंस्टीन इक्वेशन ही सॉल्व कर देती है। आने वाली एनर्जी 5f0 है, फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट, तो एच न्यू नॉट की जगह f0, तो 4hf0 आ गया k2 मैक्स। पर आपसे k1 k2 का रेशियो नहीं पूछा, आपसे तो स्पीड का रेशियो पूछा है। तो अब आपको लिखना पड़ेगा k1 कितना आया, k1 hf0, k2 मैक्स कितना आया 4hf0। रेशियो ले लीजिए, ये कटा, 4 नहीं कटेगा, और कैसे काट दिया भैया, 4 नहीं कटेगा गुप्ता जी। k1 का फॉर्मूला हाफ एम v1 स्क्वायर हाफ एम v2 स्क्वायर 1/4, स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो v1 बाय v2 कितना आएगा 1/2। बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको स्टार लगा के रखिए। पक्का ये रिवीजन करने वाला सवाल है। 2 से 3 बार नीट में आया है, जेई मेन में रिपीटेड है। मैंने भी इस तरह के सवाल ईएलपी में 2 से 3 लगातार दिए ताकि आपको ये प्रोफाइल बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, इसी तरह की सॉल्यूशन सीरीज आती रहेंगी। अभी हम मॉडर्न फिजिक्स पर काम कर रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स की ELP 1 का वीडियो रिलीज हो चुका है, ये चल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद हम ELP 3 लेकर आएंगे जो कि बेस्ड है मैटर वेव्स पर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ें। बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, बस इसमें डेटा दे रखा है। ठीक है साहब, डेटा दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वर्क फंक्शन दोनों केस में कितना है 0.5 eV, वर्क फंक्शन दोनों केस में है 0.5 eV। एक बार लाइट आ रही है कितने की 1 eV की, एक बार कितने की आ रही है 2.5 eV। तो खुद दिमाग लगाइए, सीधा मैं आपको क्लास में पढ़ाते समय भी कहता हूँ, घर का हिसाब किताब जैसा सोचिए। 1 रुपया आया, 0.5 खर्च हो गया, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 1 माइनस 0.5, दैट इज 0.5 eV। ये k1 मैक्स आ गया। यहाँ बताइए 2.5 रुपया आया, 0.5 खर्च हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 2.5 माइनस 0.5, बोले तो 2 eV। ये k2 मैक्स हो गया। पर आपसे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो नहीं पूछा है, आपसे पूछा गया स्पीड का रेशियो। तो वापस अभी हमने किया था k1 की जगह क्या लिख देंगे हाफ mv स्क्वायर। आसान सवाल है, ये हो गया हाफ एम v1 स्क्वायर हाफ एम v2 स्क्वायर, 0.5 को लिख दीजिए 1/2, तो ये 1/4 हो गया। हाफ एम से हाफ एम कट गया, स्क्वायर रूट ले लीजिए तो 1/2। अच्छा सवाल है, फेमस सवाल है, जरूर इस प्रोफाइल को करके जाइए परीक्षा के लिए। ये हमेशा से एक पॉपुलर प्रोफाइल रही है। चलिए
ये देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है, सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। अभी मैंने पूरा सॉल्व किया था, सेम सवाल है। पहले आ रहा था 2f0, यहां दे रखा है 2 न्यू नॉट, बाद में आ रहा था 5f0, यहां दे रखा है 5 न्यू नॉट। बिल्कुल वही सवाल है। उसका भी आंसर कितना आया था? उसका आंसर आया था 1:2, तो इसका भी आंसर 1:2 आएगा। यहां मैं लिख देता हूं, बिल्कुल सेम प्रोफाइल, सेम डेटा एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। पर बच्चों ये पॉपुलर प्रोफाइल है, आपको जरूर करनी चाहिए। क्लास नोट्स में भी मैंने इस तरह के आपको 2 क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है बच्चों, चलें आगे बढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अगर आप फ्रीक्वेंसी को 20% बढ़ा देते हैं, फ्रीक्वेंसी को 20%, तो सबसे पहले तो आइंस्टीन इक्वेशन लिखिए। स्टैंडर्ड है ये, के ई मैक्स बराबर ई माइनस फाई, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। फिर मैंने आपको बताया है कि इसको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदल लिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदल लिया करें। जैसे अब क्वेश्चन में बात हो रही है स्टॉपिंग पोटेंशियल की, तो मुझे के ई मैक्स को हटा देना चाहिए और के ई मैक्स की जगह क्या लिखना चाहिए? ई वी नॉट। पहली बात। क्वेश्चन बात हो रही है फ्रीक्वेंसी की, तो मुझे एनर्जी को हटा देना चाहिए। तो फिर मैंने इसको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदल दिया, एच न्यू माइनस फाई। ये आपको समझ में आना चाहिए। स्टैंडर्ड आइंस्टीन इक्वेशन तो हमेशा वही रहेगी, फिर उस इक्वेशन को अपने दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदल लो। कि स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, तो आपने के ई मैक्स की जगह क्या लिख दिया? ई वी नॉट लिख दिया। अब इसको 2 बार लगाइए। पहली बार लगा रहे हैं, बताइए। पहली बार में फ्रीक्वेंसी न्यू मान लेते हैं और स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0.5, तो 0.5 लिख देते हैं। ठीक है, और एच फ्रीक्वेंसी न्यू, वर्क फंक्शन फाई। दूसरी बार लगाइए। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया बताइए? 0.8 हो गया, ये 0.8। फ्रीक्वेंसी 20% बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी 20% बढ़ा दिया। इसका मतलब अगर पहले न्यू थी तो बाद में कितनी हो जाएगी? न्यू प्लस 20% ऑफ न्यू, दैट इज 1.2 न्यू। तो बाद में फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1.2 न्यू। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करते समय ध्यान दीजिए, हमें फाई काटना है, तो इसको वहां ले जाके डिवाइड करिए। तो E इंटू 0.5, फाई चाहिए ना मुझे, फाई रेशियो में कट जाना चाहिए, तो उधर ले जाते हैं इसको, फाई उधर ले जाइए और ये ले लीजिए एच न्यू माइनस ई इंटू 0.5। इसको क्या लिखूंगा? फाई उधर ले जाऊं तो हो जाएगा एच इंटू 1.2 न्यू माइनस ई इंटू 0.8। क्वेश्चन में आपको फाई चाहिए। अच्छा फाई चाहिए तो फिर अपन को फाई क्यों कैंसिल करना? अपन को तो न्यू कैंसिल करना चाहिए। ओके बच्चा पार्टी, बिल्कुल सही बात है। ऐसा करने से तो फाई कैंसिल हो जाएगा, न्यू आ जाएगा। मुझे तो फाई चाहिए, तो न्यू को हटाना है। ओके, न्यू हटाना है, ठीक बात है। तो फाई न्यू हटाना है, फाई उधर ले जाइए। तो E इंटू 0.5 प्लस फाई बराबर एच न्यू, E इंटू 0.8 प्लस फाई बराबर एच इंटू 1.2 न्यू। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हमें मैथ्स को रटना थोड़ी ना होता है, हमें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऑन द स्पॉट समझना पड़ता है कि यार मुझे वर्क फंक्शन चाहिए। मैंने जो पहले इक्वेशन एडजस्ट करी थी, अगर आप उसको डिवाइड कर दोगे तो फाई कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व तो उससे भी होगा, फाई कैंसिल होगा, न्यू आएगा, वैल्यू पुट करोगे, फाई आ जाएगा। जबकि अब हमें फाई चाहिए, तो हमें फाई कैंसिल क्यों करना? हम न्यू को हटाते हैं। तो मैंने इक्वेशन को अब इस तरह से एडजस्ट किया है कि आपका न्यू डिवाइड करते ही क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एच कटा न्यू कटा, एच कटा न्यू कटा। बोलो क्लियर है?
तो E इंटू 0.5 प्लस 5, E इंटू 0.8 प्लस 5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा 10, 2 पंजे 10, 2 6 12, 5/6। बोलो सही कर रहे हैं क्या? अब क्रॉस कर लीजिए, 6 को 0.5 से करेंगे तो आ जाएगा 3E, ये हो जाएगा 6/5, ये करेंगे तो 4E, और ये करेंगे तो 5/5। तो 6/5 माइनस 5/5 बराबर 4E माइनस 3E। तो ये हो जाएगा 6 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा आपका 1E। E बोले तो कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। या तो इसको बोल दीजिए आंसर जूल में, और अगर ईवी में चाहिए तो उससे डिवाइड कर दीजिए, तो अपने आप ही सीधा कितना आ जाएगा 1 EV। दोनों आंसर सही हैं। जूल में चाहेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल आएगा। ठीक है, सवाल अच्छा था। कैलकुलेशन आपको सीखनी चाहिए कि कैसे ट्रांसफर करके डिवाइड करना है, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रश्न में न्यू ना तो हमें फाइंड करना है, ना न्यू के बारे में कोई डेटा गिवन है, न्यू रेशियो लेके कैंसिल हो जाएगा। बढ़े आगे। ये भी बच्चों एक बहुत ही फेमस प्रोफाइल है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन लगातार पेपर में पूछे जाते हैं और बहुत परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट इस प्रोफाइल को माना जाता है। करना कुछ नहीं है, एक ही इक्वेशन से लेना देना है, वो है आपकी कौन सी, आइंस्टीन इक्वेशन। काम उसी से करना है, आइंस्टीन इक्वेशन से ही काम करना है। बस आइंस्टीन इक्वेशन को लिखने के बाद उसको अपने सवाल के अकॉर्डिंग बदल लें, वो इंपॉर्टेंट है। उसको अपने सवाल के अकॉर्डिंग चेंज कर लें। तो सबसे पहले तो मैं आइंस्टीन इक्वेशन लिखता हूं, जल्दी से बताइए क्या है। के ई मैक्स बराबर ई माइनस 5 स्टैंडर्ड। अब सवाल में किसकी बात हो रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही है, ईवी नॉट। सवाल में वेवलेंथ की बात हो रही है तो एनर्जी की जगह SC बाय लैम्डा। सवाल में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात हो रही है तो SC बाय लैम्डा नॉट। ये बहुत जरूरी है, हमेशा ध्यान रखें कि एक तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होनी चाहिए, आइंस्टीन इक्वेशन स्टैंडर्ड है। फिर उस इक्वेशन को अपने प्रश्न के दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग बदल लें। प्रश्न में स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही है तो आपने के मैक्स की जगह डाल दिया ईवी नॉट। प्रश्न में वेवलेंथ की बात हो रही है तो SC बाय लैम्डा। प्रश्न में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात हो रही है SC बाय लैम्डा नॉट। अब इसको 2 बार लगा दीजिए, काम हो जाएगा। आप पहली बार लगाइए, पहली बार स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है बताइए, फर्स्ट टाइम पहली बार है V नॉट, ठीक है। बाद में कितना हो गया V नॉट। पहले वेवलेंथ कितनी थी लैम्डा, बाद में कितनी हो गई 2 लैम्डा। बोलिए क्या बात क्लियर है? 2 बार लगा दीजिए। अब पहली बार लगा रहा हूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है 3V नॉट, 3V नॉट SC बाय लैम्डा, लैम्डा लैम्डा ही है, ठीक है सर। दूसरी बार लगाइए, दूसरी बार स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया V नॉट, वेवलेंथ कितनी हो गई 2 लैम्डा, खत्म। 2 बार लगा दिया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, HC 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 SC कैंसिल, EV नॉट से EV नॉट कैंसिल, तो ये बच्चा 3 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, 1 बाय 2 लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 1 बाय 2 लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट बराबर 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। तो 3 बाय 2 लैम्डा, 3 बाय लैम्डा नॉट, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। ट्रांसफर कर दीजिए, 3 बाय 2 लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा, 3 बाय लैम्डा नॉट माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, LCM 2 लैम्डा 3, ये 2 हो जाएगा, लैम्डा नॉट 3 माइनस 1, तो बताइए ये हो जाएगा 1 बाय 2 लैम्डा, ये हो जाएगा 2 बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट कम्स आउट टू बी 4 लैम्डा, लैम्डा नॉट कम्स आउट टू बी 4 लैम्डा। तो बच्चों ये सवाल फेमस है, आना चाहिए, पॉपुलर क्वेश्चन है और आपको इसे जरूर रिवाइज करना चाहिए। रिवीजन के लिए, परीक्षा के लिए एक फेमस प्रोफाइल है, जरूर करिए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और इस तरह के कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, उनको आप एक बार समझिए अच्छे से। हमने बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लासरूम में इसको एक्सप्लेन कर रखा है, एक बार आपको फिर समझा देता हूं। एक होता है इंटेंसिटी फैक्ट और एक होता है फ्रीक्वेंसी फैक्ट। तो पहले हम बात करते हैं इंटेंसिटी की। तो पहले तो ये बात समझिए, जब हम इंटेंसिटी इफेक्ट की बात करते हैं तो कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, पहली बात तो ये ध्यान रखिए। और अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो बच्चों के मैक्स भी कांस्टेंट रहेगी और बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वही रहेगा। पहले ये बात हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। अगर हम इंटेंसिटी इफेक्ट की बात कर रहे हैं, लिनार्ड एक्सपेरिमेंट में बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, तो जब जब इंटेंसिटी इफेक्ट की बात करेंगे तो कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, और अगर बच्चों फ्रीक्वेंसी सेम है तो के मैक्स भी सेम रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम रहेगा, पहली बात। अब देखिए, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं याद करिए, इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो इंटेंसिटी होता है एच न्यू, एन फोटॉन्स आ रहे हैं तो एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट एच कांस्टेंट, पर यूनिट टाइम की बात करें तो इंटेंसिटी सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग पर सेकेंड। तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटॉन्स बढ़ेंगे, ज्यादा फोटॉन्स आएंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, ज्यादा इलेक्ट्रॉन सर्किट में बहने वाली करंट भी बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है पहले इंटेंसिटी आई थी, अब इंटेंसिटी 2i कर दी, तो इंटेंसिटी डबल, नंबर भी डबल, करंट भी डबल, बट के मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा। तो देखिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, नंबर डबल हो गए, नंबर डबल हो गए पर के मैक्स वही रहेगा। अच्छा सवाल है, काम का सवाल है, तो याद रखिए इंटेंसिटी फैक्ट कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, पर क्वेश्चन नंबर 19 से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 बताना चाहता हूं, और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैं आपको अभी प्रूफ करके भी बताऊंगा, पर आप याद रख सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल नहीं मोर देन डबल हो जाता है। क्यों होता है मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाता हूं, एक बार आप देखिए। बात करते हैं आइंस्टीन इक्वेशन की, जल्दी से बताइए क्या है। के मैक्स बराबर ई माइनस फाइव, ठीक बात है। के मैक्स की जगह मैं लिख देता हूं ई वी नॉट, क्योंकि मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करनी है। एनर्जी की जगह लिख देता हूं एच न्यू। बोलो क्लियर है, ये तो हो गया पहली बात। दूसरी बात बताइए, अब मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल गया तो मैंने वी नॉट डैश मान लिया, फ्रीक्वेंसी को मैंने डबल कर दिया 2 न्यू। ध्यान से देखिए, पहले फ्रीक्वेंसी न्यू, बाद में फ्रीक्वेंसी 2 न्यू, पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, बाद में स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट डैश। बोलो क्लियर है क्या। अब आप क्या करें, फाइव को उधर भेज के रेशियो ले लीजिए, ताकि आपका क्या हो जाएगा, न्यू कैंसिल हो जाएगा, एच न्यू से एच न्यू कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 ई वी नॉट प्लस 2 फाइव बराबर ई वी नॉट डैश प्लस 5, तो ई वी नॉट डैश बराबर 5 को उधर भेज दीजिए, 2 ई वी नॉट प्लस 2 फाइव माइनस 5, तो ई वी नॉट डैश बराबर 2 ई वी नॉट प्लस 5, ई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी नॉट डैश बराबर 2 वी नॉट प्लस 5 बाई ई। बच्चों ध्यान से देखिए, ये मैंने आपको मैथ सॉल्व करके दिखा दी है, पर इसे आप रिजल्ट की तरह परीक्षा में याद रख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को डबल करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल नहीं मोर देन डबल होता है। देखिए अगर ये टर्म नहीं आती तो आंसर होता डबल, पर 2 वी नॉट के साथ ये टर्म आ गई
तो आंसर डबल नहीं मोर देन डबल है, डबल नहीं मोर देन डबल। तो आंसर क्या आएगा बताइए, बिकम्स मोर देन डबल। तो ध्यान रखें, फ्रीक्वेंसी को डबल करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल और के मैक्स, जो हाल के मैक्स का होता है वही हाल स्टॉपिंग पोटेंशियल का होता है, क्योंकि दोनों इस फॉर्मूले से आपस में जुड़े हुए हैं। तो फ्रीक्वेंसी को डबल करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल और के मैक्स दोनों डबल नहीं क्या हो जाते हैं, मोर देन डबल। इस रिजल्ट को हमेशा ध्यान रखिए, काम की बात है। तो आंसर आ जाएगा थर्ड। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 बच्चों एक अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन में खास बात यह है बच्चों, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों को डबल किया गया है। जनरली जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं या लिनार्ड एक्सपेरिमेंट को पढ़ाया जाता है तो हम हमेशा आपको ऐसे बताते हैं, इंटेंसिटी इफेक्ट कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी इफेक्ट कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट। जबकि इस प्रश्न में उन्होंने इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों को डबल कर दिया है। फिर आपसे पूछा गया बताइए करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी होता है आपका एच न्यू, एन फोटोन आ रहे हैं एन, एरिया ए, टाइम टी। तो ये तो हो गया पहले केस में। अब क्या कह रहा है ध्यान से देखना, इंटेंसिटी डबल 2i कर दिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं पता एन डैश, फ्रीक्वेंसी भी डबल 2 न्यू, एरिया वही टी वही। ध्यान से देखिए, जैसा क्वेश्चन कह रहा है हमने वैसा करा है। इंटेंसिटी को भी डबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी को भी डबल कर दिया, इंटेंसिटी भी डबल, फ्रीक्वेंसी भी डबल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई से आई कैंसिल, एच से एच, न्यू से न्यू, ए टी, 2 से 2। ध्यान से देखेंगे तो एन डैश बराबर एन आ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स वही रहे। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स वही रहेंगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी वही रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन वही रहेंगे तो करंट सेम रहेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि दोनों को डबल करने पर, दोनों को डबल करने पर नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स और फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सब सेम रहते हैं। और फ्रीक्वेंसी डबल करने पर, ये तो हमने अभी डिराइव भी किया है। क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देता हूं 20 में, कि फ्रीक्वेंसी डबल करने पर, फ्रीक्वेंसी डबल करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर देन डबल होता है। ये हमने अभी डिराइव करा था। बस अब अपन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कौन सा सही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों को डबल किया है। ध्यान दीजिए, दोनों को डबल किया है। जबकि जब हम क्लास नोट्स में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में लिनार्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, तो वो इंटेंसिटी इफेक्ट की बात करता है, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी की बात करता है, कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट। यहां दोनों डबल किए हैं। तो बताइए करंट वही रहेगी, बिल्कुल सही बात, करंट वही रहेगी। पान एनर्जी डबल हो जाएगी, गलत, डबल नहीं होती। सही बात क्या है, मोर देन डबल होती है। तो बताइए स्टेटमेंट 1 तो हो गया आपका ट्रू और स्टेटमेंट 2 हो गया फॉल्स। तो क्या आंसर आ जाएगा, फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। बोलिए आगे बढ़ें क्या। क्वेश्चन नंबर 20 हमने सॉल्व कर ही दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों क्या है, ये कॉम्बिनेशन है दो चैप्टर का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पहले मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की वो बातें सिखाता हूं जो इस सवाल में मुझे काम आएंगी। पहले मैं आपको वो सिखा देता हूं, चलिए पहले वो सीख लेते हैं। तो हाइड्रोजन एटम की अगर हम एनर्जी लेवल देखें तो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3,
इसकी होती है -13.6 टोटल एनर्जी, -3.4, -1.5। ये जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 10.2, सबट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने 11th क्लास से पढ़ा है, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है, फिजिक्स में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ाते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है इन टर्म्स ऑफ फोटोन। और कितनी एनर्जी को रिलीज करेगा? एनर्जी गैप जो है, तो फोटोन आया कितने का? 10.2 ईवी का। बस इतना सा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसके बाद तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो जाएगा। आइए मैं आपको फिर बता देता हूं। हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल आपको याद होने चाहिए, पहली बात। फिर इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, बोले तो फोटोन। कितने का फोटोन आएगा? जो एनर्जी गैप है 10.2 ईवी का फोटोन आया, 10.2। अब ये फोटोन किस पर इंसिडेंट हुआ? मेटल। और यहीं से हमारा चैप्टर अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो जाएगा। यहीं से हमारा चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो गया। और ये जो कॉन्सेप्ट लगा, ये कहां का लगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर का। पेपर में आया हुआ है नीट में, इसलिए फेमस प्रोफाइल है। अब बताइए, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दे रखा है कितना? 3.57 स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, सोचिए अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है मतलब, मुस्कुराइए, आपको के मैक्स पता है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 3.57, इसका मतलब आपके पास के मैक्स आ गया। कितना आ गया बताइए? 3.57 ईवी। ठीक बात है, अच्छे से देख लीजिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, और आपके पास फोटोन की एनर्जी आ गई। अब आप क्या करें? आइंस्टीन इक्वेशन, के ई मैक्स बराबर ई माइनस फाइव, ई माइनस फाइव। के ई मैक्स बताइए कितना? 3.57। ई बताइए, ई कितना है? 10.2 माइनस 5, तो यहां से आपका 5 आ जाएगा 10.2 माइनस 3.57 ईवी में। पर आपसे बच्चों वर्क फंक्शन नहीं पूछा, आपसे तो पूछिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ। तो फाई का ऐसा फॉर्मूला याद करो जो ईवी में होता है। एक तो होता है फाई का एच न्यू नॉट, बिल्कुल सही है, ये तो जूल में होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला याद करो, 4.1 इंटू 10 की पावर माइनस 15। तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां जो फाई आया है वो ईवी में आया है। बच्चे जल्दबाजी यहां गलती कर देते हैं, फाई आ गया और फाई की जगह लगा देते हैं एच न्यू नॉट। फाई की जगह यहां एच न्यू नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि फाई जूल में नहीं आया है, फाई ईवी में आया है। तो इस फाई की जगह आपको लिखना पड़ेगा 4.1 इंटू 10 की पावर माइनस 15। और इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 15। अच्छा सवाल है, आना चाहिए। यहां आपका लगा है एटम स्ट्रक्चर, ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। इसके बाद आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो गया, ये आइंस्टीन इक्वेशन ये यूज हुई है। स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है तो मुस्कुराइए, के मैक्स पता है। काफी सारे सवाल में कॉन्सेप्ट यूज आए हैं, अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल है। बस देखिए, पूरे चैप्टर में बेसिक फंडा तो इतना सा ही है। मेटल का वर्क फंक्शन, रेडिएशंस बोले तो फोटॉन्स आ रहे हैं, सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है, और जो के मैक्स है वो है आपका ई माइनस 5। पूरे चैप्टर में मोर और लेस यही लगाना है, बस कुछ ना कुछ वो चेंज करता रहता है। अब पता है वो क्या कर रहा है? फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे दी।
फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे दी। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। तो आप देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन से, इस वेव इक्वेशन से पहले हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। वो फ्रीक्वेंसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी है और उससे फिर आपको फोटोन की एनर्जी मिलेगी। ये सवाल की खास बात है। तो पहले जो आपको इक्वेशन दे रखी है वहां से आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। E बराबर ई नॉट साइन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.57 इंटू 10 की पावर 7x, 1.57 इंटू 10 की पावर 7 CT। कंपेयर करिए जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है E बराबर ई नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी से। तो t का कॉफिशिएंट ओमेगा कहलाता है, t का कॉफिशिएंट ओमेगा कहलाता है। तो ओमेगा हो गया 1.57 इंटू 10 की पावर 7 c। ओमेगा होता है आपका 2 पाई f या 2 पाई न्यू, जो भी आप बोलना चाहें। 1.57 इंटू 10 की पावर 7 c, 3 इंटू 10 की पावर 8। तो 2 पाई बोले तो 3.14, तो 1.57 इंटू 10 की पावर 15 इंटू 3। तो देखिए ये जाएगा 2 से, 2 और 2 4, ये नीचे जाएगा तो हो जाएगा 3/4 इंटू 10 की पावर 15। ये आ गई साहब आपके पास फ्रीक्वेंसी। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है लाइट की, वो इक्वेशन से आपने क्या निकाल ली? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन निकाल ली। इस इक्वेशन का केवल इतना ही यूज है, इस इक्वेशन का केवल यही यूज है। अब इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी से फोटोन की एनर्जी फाइंड करिए, फोटोन की एनर्जी फाइंड करिए। इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा बताइए? 4.1 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इंटू न्यू। 4.1 इंटू 10 की पावर माइनस 15 न्यू, 3/4 इंटू 10 की पावर 15। तो ये कट गया, ये कट गया, तो लगभग ये ई आ गया आपका 3.1 EV। ये क्या है? ये फोटॉन्स की एनर्जी आ गई, ये फोटॉन्स की एनर्जी आ गई। सही बात है। बस अब यहां रखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। आप स्टेप वाइज सोचिए। स्टेप नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। स्टेप नंबर 2, उस फ्रीक्वेंसी से फोटोन की एनर्जी निकालना। स्टेप नंबर 3, आइंस्टीन इक्वेशन लगाना। E 3.1 5 5 5 5 1.9, तो कितना आ जाएगा? 1.2। ये के मैक्स आ गया। और अगर के मैक्स पता है तो मुस्कुराइए, वी नॉट भी पता है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ईएलपी के सारे ही क्वेश्चन बहुत सेलेक्टिव है। आप कम से कम 2 से 3 बार इसको रिवाइज करिए, तब जाके आपको ये कॉन्सेप्ट, ये सीक्वेंस, ये तरीका आपके दिमाग में बैठेगा। अच्छा सवाल है। इसी तरह का एक प्रोफाइल और बनता है बच्चों। ये इसमें क्या दिक्कत है बच्चों? टी का कॉफिशिएंट कहलाता है ओमेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें परेशानी ये है कि 2 ओमेगा दे रखे हैं भाइयों। टी का कॉफिशिएंट कहलाता है ओमेगा, 2 ओमेगा दे रखे हैं। वास्तव में ये मिक्सचर ऑफ ईएम वेव है, मिक्सचर है। तो अब परेशानी ये है आशीष सर, परेशानी ये है, बंटी इसलिए परेशान है कि 2 ओमेगा में से कौन सा ओमेगा लूं? तो ओमेगा 1 है आपके पास 1.57 इंटू 10 की पावर 15। ओमेगा 2 है 6.28 इंटू 10 की पावर 15। बंटी परेशान इसलिए है कौन सा ओमेगा यूज करूं, कौन सा ओमेगा यूज करूं? पिछले वाले क्वेश्चन में तो इक्वेशन ऑफ वेव दे रखी थी, तुरंत आपके पास ओमेगा आ गया। ये तो मिक्सचर है, तो यहां आपको 2 ओमेगा दे रखे हैं। फिर कौन सा ओमेगा लूं? अलग अलग तरह के मन में विचार आते हैं। एवरेज ले लूं, डिफरेंस ले लूं, बड़ा ले लूं,
छोटा वाला ले लूं तो क्या करूं? अब इसके पीछे आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। याद करिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल का संबंध होता है के मैक्स से। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब होता है सबसे तेज गति से जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसको रोकना, मतलब जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। अब काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा तब होगी जब आने वाले फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी होती है E बराबर एच न्यू। फोटोन की एनर्जी ज्यादा कब होगी? जब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। इसलिए हमेशा ज्यादा वाला यूज करना है। मैं एक बार फिर से धीरे धीरे समझाता हूं, आप रिलेट करने की कोशिश करिएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑलवेज रिलेटेड टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे के मैक्स चाहिए, मैं सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहता हूं। सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है? जिसकी एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी उसकी ज्यादा कब होगी? जब आने वाले फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा है। तो जो ज्यादा फोटोन की एनर्जी आएगी उसके कॉरेस्पॉन्डी तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका के मैक्स ज्यादा होगा। तो हमेशा हमेशा हमें ज्यादा ओमेगा को यूज करना है। बस ये बात ध्यान रखिएगा। अब तो सॉल्व हो जाएगा। तो ओमेगा अपन को 2 काम में लेना पड़ेगा। 6.28 इंटू 10 की पावर 15। ओमेगा होता है 2 पाई, न्यू लगाइए, 2 पाई एफ लगाइए, जो आपको अच्छा लगे। पाई 3.14, ये कट गया तो फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 10 की पावर 15 हर्ट्ज। अब आप क्या करें? फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर लें। फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए, तो वो हो जाएगी E बराबर कैसे निकालेंगे? 4.1 इंटू 10 की पावर -15 इंटू न्यू। याद करिए, क्योंकि मुझे एनर्जी किस में चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। एनर्जी किस में चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो याद करिए कितनी आ जाएगी? 4.1 इंटू 10 की पावर -15, 10 की पावर 15। तो आने वाले फोटोन की एनर्जी आ गई 4.1। अब बताइए स्टेप नंबर 3 क्या लगा दें? के मैक्स बराबर E माइनस फाई। E कितना है? 4.1। फाई कितना है? फाई दे रखा है क्या? 1.9। तो के मैक्स आ गया आपका 2.2 EV। मुस्कुराइए, अगर आपको के मैक्स पता है तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पता है। अगर के मैक्स पता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पता है। अच्छा सवाल है बच्चों, आना चाहिए। इसमें जो सबसे काम की बात है, कौन सा ओमेगा यूज करूं? कौन सा ओमेगा यूज करूं? द आंसर है हमेशा ज्यादा वाला ओमेगा यूज करना चाहिए, कॉरेस्पॉन्ड टू के मैक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, सब्जेक्टिव सवाल है पर लॉजिकल है, अच्छे से आप समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? पहले उस बात को पकड़ें। एक मेटेलिक स्फीयर है सिल्वर का, उस पर लेजर लाइट आप गिरा रहे हो और लाइट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम है। बिल्कुल कम ही होनी चाहिए, तभी तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा। फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए पर वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम होनी चाहिए, क्योंकि न्यू और लैम्डा दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, तो लेजर लाइट इंसिडेंट हुई। अब प्रोसेस समझिए क्या होगा। जैसी लाइट इंसिडेंट हुई, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के भागा। जैसी इलेक्ट्रॉन भागा, मेटलिक स्फीयर पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब कहानी सुनते जाइएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, मेटलिक स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि ये पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन इतना जबरदस्त हो जाएगा कि जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन निकल के भाग रहा था उसको भी क्या कर देगा? वो खींचकर रोक देगा। मैं वापस बोलता हूं, स्टेप सुनिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। स्टेप नंबर 1, लेजर लाइट का मेटलिक स्फीयर पर गिरना। स्टेप नंबर 2, मेटलिक स्फीयर से इलेक्ट्रॉन का निकलना। स्टेप नंबर 3, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बॉडी पर कौन सा चार्ज आता जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा।
जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि ये पोटेंशियल एक स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरह काम करने लग जाएगा। इस मेटलिक स्फीयर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके द्वारा किया गया वर्क डन उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, रोक लेगा, क्योंकि मेटलिक स्फीयर पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, अट्रैक्ट कर देगा, मतलब फिर इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएंगे। ये सवाल की खास बात है। अब बहुत आसान है, करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको वाला बता देता हूं। आइंस्टीन इक्वेशन क्या है बताइए, आइंस्टीन इक्वेशन क्या है बताइए। के ई मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाइव, के ई मैक्स की जगह ई वी नॉट एच न्यू लैम्डा की टर्म में एस सी बाय लैम्डा नॉट। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ जाएगा, एस सी कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। यही तो स्फीयर का होगा, और आप इसको चेक भी कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क डन बाय ऑल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड को वर्क डन करना है और फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रोकना है। वहीं से तो आता है के ई मैक्स बराबर ई वी नॉट। बोलिए क्या वी नॉट क्लियर है। अब आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए, तो हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम सभी जानते हैं V बराबर के क्यू बाय आर, सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर, जहां पे आर उसकी रेडियस है, रेडियस को इस सवाल में छोटे आर से बताया गया है। फिर Q की जगह लिख दीजिए एनी, Q की जगह लिख दीजिए एनी, क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है। V रख दीजिए कितना है, एस सी बाई ई 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। K की जगह रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन ई अपॉन आर। मुझे n फाइंड करना है, आपको दिख ही गया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच सी, आर ऊपर जाएगा, ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट। ये n आ गया। अच्छा सवाल है, एक बार आप ही समझा देता हूं आपको। स्टेप नंबर 1, लेजर लाइट का मेटलिक स्फीयर पर इंसिडेंट होना, मेटलिक स्फीयर से इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन के निकलने से मेटलिक स्फीयर पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे मेटलिक स्फीयर पे चार्ज बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि मेटलिक स्फीयर पर इतना जबरदस्त पोटेंशियल हो जाएगा, उसका जो वर्क डन है Q इंटू वी, वो वर्क डन इतना होगा कि जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको भी वो क्या कर देगा, रोक देगा, और अब फर्दर इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएंगे। बोलिए क्लियर है क्या बात। अच्छा सवाल है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो फोटो सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम सभी को पता है। इसमें आपको पता होना चाहिए जो पॉइंट सोर्स होता है, पॉइंट सोर्स के लिए जो इंटेंसिटी होती है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और हम सभी जानते हैं इंटेंसिटी करंट के प्रोपोर्शनल होती है। तो इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्सली और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली। तो जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो बताइए ग्राफ का नेचर कैसा आता है, हाइपरबोलिक नेचर आएगा। तो हाइपरबोलिक ग्राफ कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ देखिए, बिल्कुल उसी प्रोफाइल पर सवाल है। इंटेंसिटी आर स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो I2 बाय I1 बराबर R1 बाय R2 का होल स्क्वायर। पहले दूरी थी 1 मीटर, बाद में दूरी थी 0.5 मीटर, तो ये हो जाएगा I2 बाय I1 बराबर 0.5 मतलब 1/2, 2 पर जाएगा 2 का स्क्वायर, इसका मतलब I2 बराबर 4I1। इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो गई। सोचिए अगर इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो गई, इंटेंसिटी 4 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए होंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी 4 टाइम्स हो गए। यही आपसे पूछा गया है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बताइए। आंसर है नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बिकम इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। तो ये ध्यान रखना है, पॉइंट सोर्स के लिए जो इंटेंसिटी होती है बच्चों वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉइंट सोर्स के लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ईएलपी सीरीज के सॉल्यूशन चल रहे हैं। नेक्स्ट जो ईएलपी नंबर 3 आएगी बच्चों वो मैटर वेव्स पर आएगी। ये सॉल्यूशन आप लोगों के लिए हम
रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप समय समय पे जब भी रिवीजन करें और किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत महसूस करें, कहीं आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है, कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है, तो आप इसको एज अ रिवीजन यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको कहा गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 1 वोल्ट। माइनस का तो मतलब यही है क्योंकि आपने बैटरी के टर्मिनल्स को उल्टा कर देते हैं। चार्ज टू मास रेशियो दे रखा है Q/m या E/m बोल दीजिए, वो दे रखा है 1.8 इंटू 10 की पावर 11। ठीक बात है। और आपसे पूछा गया मैक्सिमम स्पीड बताइए। तो हम सभी जानते हैं के मैक्स बराबर क्या होता है, के मैक्स बराबर होता है EV0। के मैक्स की जगह खोल लीजिए, हाफ mv² बराबर EV0। मुझे V मैक्स चाहिए, यहाँ V मैक्स रखिए, 2 को वहां भेजिए, m को नीचे भेजिए, V0 तो 2। E/m कितना है बच्चे, E/m दे रखा है 1.8 इंटू 10 की पावर 11। स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, तो ये आ गया V मैक्स का स्क्वायर। तो V मैक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1.8 इंटू 2 3.6, तो इसको लिख सकता हूँ 36 इंटू 10 की पावर 10, स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो V मैक्स आ जाएगा आपका 6 इंटू 10 की पावर 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, खूब मेहनत करिए। विश यू ऑल द बेस्ट।